शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी तेज तर्रार नेता को जिन्होंने जीवन के भौतिक सुखों का त्याग करके संन्यास धारण किया, लेकिन वो इस समय मोदी सरकार में एक ताकतवर मंत्री हैं। प्लीज वेलकम कैबिनेट मिनिस्टर उमा भारती। और आपकी अदालत में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के जज, टाइम्स ऑफ इंडिया के डिप्टी एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज दिवाकर की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि मैं पहला इल्जाम लगाऊं उमा भारती पर, सवाल पूछूं उमा भारती से, एक नजर उमा भारती के पॉलिटिकल करियर। उमा भारती मोदी सरकार में वाटर रिसोर्सेज, नदी विकास और गंगा कायाकल्प की मंत्री हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में लोधी राजपूत परिवार में जन्मी उमा भारती की पहचान राजनीति में तेज तर्रार नेता के रूप में बनी। हिंदू धर्म के प्रचारक के तौर पर उमा भारती को पूरी दुनिया में ख्याति मिली। उमा भारती कई साल तक खजुराहो से लोकसभा के लिए चुनी गईं। वाजपेयी सरकार में उमा भारती ने कई मंत्रालयों का काम संभाला। दिसंबर 2003 में उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 9 महीने बाद कर्नाटक में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप में उमा भारती को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। उमा भारती को 2004 में बीजेपी से निष्कासित किया गया। साल भर बाद ही उनकी पार्टी में वापसी हुई, लेकिन एक बार फिर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाए जाने के विरोध में उमा भारती ने बीजेपी छोड़ दी। जून 2011 में उमा भारती फिर बीजेपी में आई। पिछले लोकसभा चुनाव में उमा भारती झांसी से जीतकर केंद्र में मंत्री बनी। सन्यासिन उमा भारती आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगी। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम केंद्रीय मंत्री उमा भारती पर। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री उमा भारती पर आरोप है कि ये व्यापम घोटाले में शामिल हैं। उमा जी, कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि जो व्यापम का मामला है उसमें आपने भी बहुत सारे केसेस में सिफारिश की थी। जब ये बात आई थी उसी समय पर कांग्रेस के ही कुछ नेता साथ में ये भी कह रहे थे कि उमा भारती के नाम को गलत तरीके से इसमें लगाया गया है। तो अभी तो कांग्रेस ही इस मामले में ये सेटलमेंट नहीं हो पाया है कि मुझ पे इल्ज़ाम लगाना भी है या नहीं लगाना है। दूसरा, जो पूरा का पूरा मामला था उसमें कुछ सच्चाई थी, क्योंकि अदालत में झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरे घर में पीछे जहां हमारे घरेलू सहायक रहते हैं, क्योंकि मैं सर्वेंट क्वार्टर शब्द का प्रयोग करती नहीं हूं, वहाँ पर एक पंडित रहते थे, पूजा पाठ करने के लिए सबके घर में जाते थे। तो वो जो व्यापम में संलग्न पाए गए हैं उन लोगों के घर पे भी पूजा पाठ करते थे। तो उनका एड्रेस और बायोडाटा मिला जब रेड पड़ी, उसमें मेरे घर का पता लिखा हुआ था। आप लीलाधर पचौरी की बात लीलाधर पचौरी की बात मैं कर रही हूँ। और लीलाधर पचौरी के एड्रेस के साथ में मेरा एड्रेस लिखा था। उसके आधार पर पहले मेरा नाम आया और फिर मुझे जानकारी मिली, मैं कह नहीं सकती क्योंकि सत्यापित नहीं है, कि 17 नाम और जोड़े गए। लेकिन मुझे यह भी जानकारी मीडिया से ही मिली, अखबारों से पढ़ के। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से जानकारी मिली। जो मुख्य आरोपी है इस केस में, नितिन महिंद्रा, वो रिकॉर्ड रखते थे किसको किसने मदद की। और ये सारा जो केस है उन एक्सेल शीट्स पर आधारित है, जो महिंद्रा जी की एक्सेल शीट है। उन एक्सेल शीट के बारे में कहा गया कि उनमें 17 जगह 17 नामों के सामने उमा भारती का नाम सिफारिश करने वाले के तौर पर, रेकमेंड करने वाले के तौर पर लिखा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जब उन 17 नामों से, जो मुझे तो मीडिया से ही पता लगा है, क्योंकि मामला अभी भी जांच के अधीन है, कि उन 17 नामों से 2 बार पूछताछ हो गई है। और उन्होंने कहा है कि उमा भारती से हमारा कोई संबंध नहीं। और एसटीएफ के एआईजी ने बयान दिया कि हमें उनकी कोई संलग्नता नहीं मिल रही।
और डीजीपी मध्य प्रदेश के खुद मेरे घर आए ये कहने के लिए, क्योंकि मैं तो बयान देने को तैयार हो गई थी कि आप मेरा बयान लीजिए, अगर इसमें कहीं भी मेरा इन्वॉल्वमेंट है तो मुझसे पूछताछ करिए, मैं बता दूंगी, क्योंकि मैंने बहुत साफ़ सुथरी ज़िंदगी जी है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और पंडित की भूल मात्र इतनी है कि वो वहाँ पूजा करता था, उसके कुछ नंबर बढ़ गए और वो उस परीक्षा उसकी तो नियुक्ति ही भी नहीं हो पाई। और अंत में मैं आपको बताऊं, मतलब मुझे ये करना नहीं चाहिए, ऐसा कोई करता नहीं, लेकिन मैंने कर दिया। हालत ये हो गई कि वो पंडित भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मर गया होता इस सदमे से कि मेरी वजह से दीदी का नाम बदनाम हो गया। मैंने सुना कि वो पंडित भी मर सकता है, तो मैंने स्वयं पंडित के उसकी पत्नी की अभी 2-3 महीने पहले अपने ही घर पर नौकरी लगा दी कि चाहे फांसी लग जाए लेकिन मैं इस आदमी की ज़िंदगी जरूर बचूंगी। इसलिए ये पूरा का पूरा मसला इतना दुखद था और मुझे स्वयं इतनी तकलीफ हुई है इस पूरे मामले से कि ठीक है, मैं उससे उभर जाऊंगी कभी जांच में, परीक्षण के बाद, लेकिन उस तकलीफ को मैं कभी नहीं भूलूंगी जो उस रात को मुझे हुई थी जब मुझे ये खबर मिली थी। आप अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी कि जो फैमिली प्रीस्ट हैं उनको सरकार ने गवाह बनाने का फैसला किया है। तो सरकार गवाह बना ले, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि व्यापम घोटाले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि लीलाधर पचौरी पर आरोप यह नहीं है कि उसने वो 17 लोगों के नाम रिकमेंड किए, उस पर यह है कि उसके कुछ नंबर बढ़ गए हैं। और मुझे अच्छी तरह से मालूम है, अखबारों के ही माध्यम से, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे पेपर्स के माध्यम से ही मुझे मालूम हुआ है कि वो 17 नामों से 2 बार पूछताछ हो चुकी है और वो कह रहे हैं कि उमा भारती से हमारी कोई संलग्नता नहीं है, और उनकी जिनसे संलग्नता थी शायद वो भी प्रमाणित हो गया है। अगर कुछ नहीं है तो फिर आप ये क्यों कह रही हैं कि मैं भी भयभीत हूँ, सारा मध्य प्रदेश भयभीत है, बड़ा डर का वातावरण है? जो मैंने इंटरव्यू दिया था वो व्यापम के आसपास मौतों की चर्चा हो रही थी कि व्यापम में संलग्न लोग आत्महत्या कर रहे हैं या उनकी मृत्यु हो रही है और भरी जवानी में कुछ लोग मर रहे हैं, कोई बिना रोक के मर रहे हैं। तो मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था, उसमें मैंने ये नहीं कहा मैं अपने जीवन के लिए भयभीत हूँ, मैंने उसमें ये कहा कि मैं इस बात के लिए चिंतित हूँ कि कभी भी अचानक अखबार में उछल जाता है कि उमा भारती से पूछताछ होगी तो इज्जत की धज्जियाँ उड़ती हैं व्यक्ति की, और उसको लगता है कि इससे तो मौत भली, ऐसा भय लगता है इस सदमे में किसी की मृत्यु हो जाए, ऐसी स्थिति बन सकती है। ये मैंने कहा है। उस दिन के उस इंटरव्यू को तो मैं कभी भूलूंगी नहीं। मैं चैनल का यहाँ नाम नहीं ले सकती, लेकिन उस चैनल वाले ने 15 मिनट मेरा इंटरव्यू लिया और अंत में उसने 3 बातें कही। STF पे आपको विश्वास नहीं, CBI की जांच होनी चाहिए, शिवराज को आप अपराधी मानती, और मैंने तीनों नहीं कही वो बातें उसमें, मतलब मेरे ही सामने मेरी आंखों में धूल झोंक दी, और मैंने उनको कहा कि तुम कर क्या रहे हो। इसलिए कुछ ऐसी बातें भी प्रचारित हुई हैं जो मैंने कही नहीं है। उसका मतलब ये लगाया गया कि आप शिवराज सिंह चौहान को पसंद नहीं करती और जिस समय उनके ऊपर दुनिया भर का पॉलिटिकल प्रेशर था आपने पीठ में छुरा भोंक दिया। मेरे को उनकी, जब मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी उसके बाद में शिवराज जी जब मुख्यमंत्री बने तो मेरे और शिवराज जी के बीच में संबंध बहुत अच्छे थे। भाजपा के कुछ नेताओं से मेरे संबंध उस समय खराब थे, लेकिन उसमें शिवराज जी नहीं थे। शिवराज जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इतना संयम रखा कि मैं पार्टी से बाहर रही, लेकिन एक लफ्ज़ कभी मेरे खिलाफ नहीं बोला, मेरा हमेशा सम्मान रखा। जब मैं भाजपा में वापस आई तो शालीनता से और विनम्रता से मेरा हृदय जीता। मैं तो पूरी तरह से शिवराज के साथ हूँ, और मैं आज कह सकती हूँ कि जितने अच्छे ढंग से शिवराज ने सरकार चलाई उतने अच्छे ढंग से तो मैं भी नहीं चला। देखिए, ये अप्रैल 6, 2014 का अखबार है मेरे पास में, इसमें हिंदुस्तान टाइम्स में आपने इंटरव्यू दिया है। इसमें कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन मुझे उतना सम्मान नहीं मिला जितनी मैं हकदार थी। मुझे शिवराज सिंह से कुछ अधिक सम्मान की उम्मीद थी जो मुझे नहीं मिला। मुझे लग रहा है कि आपको ना सवाल बताना पड़ेगा कि सवाल क्या था, क्योंकि अकेले जवाब को सवाल तो मैंने पूछा नहीं था ना, तो ये नहीं चलेगा, अन्याय नहीं हो सकता अदालत में। ये तो लिखा है कि हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू में उमा भारती ने कहा। मैं इसको ना तो डिनाई करूंगी ना इसको अप्रूव करूंगी जब तक कि मुझे ये पता नहीं लगेगा कि सवाल क्या था। अब आप कह ही रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। आपसे पूछा गया कि क्या आप जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का जो टेन्योर है वो पूरा नहीं हुआ, उसको मिस करती हैं? तो आपने कहा, आई पेन्स माई हार्ट, दिल में दर्द होता है। मुझे उम्मीद थी मुझे ज़्यादा रेस्पेक्ट की जो मेरा ड्यू है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान, दैट वेयर ही लैग्स, आई स्टेक्ड माई लाइफ, वर्कड हार्ड टू एंश्योर पार्टीज विक्ट्री, बट ही डिड नॉट गिव रेस्पेक्ट दैट आई डिजर्व। मुझे लग रहा है कि ये बात इससे संबंधित तो कहीं नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती थी। मैं तो ये कह रही हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की 2013 के विधानसभा के चुनाव में,
और ये सच है कि सीटें बहुत बढ़ गई और मेरी बहुत इच्छा थी कि शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री हों, उनकी सरकार बने। और मैं फिर बोलूँगी, मैंने पूरे इलेक्शन कैंपेन में कहा कि जितनी अच्छी सरकार शिवराज ने चलाई मैं नहीं चला सकती थी, क्योंकि मुझ में उतना धैर्य नहीं है और सहनशीलता नहीं है जितनी कि शिवराज जी में है। लेकिन हाँ, ये जो बात जो इसमें है ये उस समय मैंने कही थी। अब इस बात की बहुत चर्चा है कि ये जो शिवराज सिंह की आप इशारों इशारों में खिंचाई कर रही हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार पर आप आरोप लगा रही हैं, उसके पीछे मन में कहीं इच्छा है कि शिवराज सिंह कुर्सी से हटें और उमा भारती वहाँ बैठे। शिवराज जी पर मैंने कोई आरोप लगाया ही नहीं। पहली बात, जो मैंने अभी टीवी के चैनल की बात बता दी, उस इंटरव्यू को कोई रिप्ले करेगा तो समझ में आ जाएगा। मेरे को तो इतना मैंने कहा था कि जिस रात मुझे ये खबर लगी कि व्यापम में मेरा नाम संलग्न है, उस रात मुझे बहुत दुख हुआ था कि मैं तिरंगे के लिए जेल गई, मैं अयोध्या के लिए जेल गई, मतलब देश के लिए जेल गई हूँ, लेकिन 2-4 चपरासियों की नियुक्तियों में मैंने पैसे खा लिए। ऐसा सुनने से तो अच्छा मर जाना अच्छा है, ये मैंने कहा था। तो और ये जो दूसरी बात है कि इट डज पेन माई हार्ट, इवन नाउ इट पेन्स माई हार्ट कि ये बात सामने आई, और जो सम्मान मेरा होना चाहिए था इस दृष्टि से वो मुझे नहीं लगा, और वो तकलीफ मुझे आज तक रहेगी। लेकिन शिवराज मुख्यमंत्री ना हो और शिवराज मुख्यमंत्री के पद से हट जाएं, ये कभी नहीं होगा। मैं शिवराज जी के साथ खड़ी रहूंगी। बड़े घोटाले में जिसमें इतने लोग इन्वॉल्व हैं, उसकी निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है जब तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने रहेंगे? जब सीबीआई की जांच का डिक्लेरेशन हो गया है, अगर कांग्रेस ये कह रही है कि सीबीआई भी पक्षपातपूर्ण बर्ताव करती है, मैं कांग्रेस को कहना चाहती हूँ, तुम्हारा जमाना था जब तुम सीबीआई को निष्पक्ष नहीं रहने देते थे, ये हमारा जमाना है, हम सीबीआई को निष्पक्ष रहने देंगे, भरोसा करना सीखो, ये मैं कहूँगी कांग्रेस को। और इसलिए मैं, जो कांग्रेस के लोग जिन बातों को कह रहे हैं कि ऐसा कर देने से शिवराज को, इसमें से कहाँ से ऐसी बात आती है कि शिवराज बिल्कुल इस्तीफा नहीं देना चाहिए शिवराज को, इससे बेहतर मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। क्यों बात आते हैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब शुरू में रिपोर्ट्स आई उसमें लिखा शिवराज सिंह चौहान के पीए प्रेमचंद प्रसाद, उन्होंने बहुत सारे लोगों के नाम रिकमेंड किए, करीब 200 लोगों के नाम रिकमेंड किए और मुख्यमंत्री के दफ्तर में रहते हुए किए। क्वात्रोची सोनिया और राजीव का बहुत करीबी था और भाग गया यहां से भगोड़ा। और आप क्वात्रोची का नाम लीजिए, आप क्वात्रोची का नाम लीजिए और कांग्रेस के लोग सती होने को तैयार हो जाते हैं, इस मामले में मर जाने को तैयार हो जाते हैं कि अरे नाम कैसे ले दिया। तो जो राजीव और सोनिया का मित्र रहा वो इतना बड़ा अपराधी और भगोड़ा, एंडरसन भाग गया 84। तो इसलिए इसके आधार पर हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि शिवराज जी दोषी हैं। मैं पूरी तरह से शिवराज जी के साथ हूं, मुझे पूरा यकीन है। जब आपके घर के पुरोहित ने अपना नाम दिया था, उसका एड्रेस आपका दिया था, उसकी वजह से आपका नाम आ सकता है, उनके तो पीए थे, उनका नाम नहीं आएगा। मुझे तकलीफ इन बातों की नहीं हुई, मैं जो उस दिन भी बोल रही थी आज भी बोल रही, तकलीफ इस बात की हुई कि एफआईआर दर्ज हो गई और एफआईआर कोर्ट में बाद में गई, अखबार को पहले चली गई। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया, जिस चीज से मुझे तकलीफ हुई थी वो यही मैं कह रही थी। अब अखबार वाले, टीवी वाले इतने तेज तो होते ही हैं कि पहले खबर ले आते हैं। अगर अखबार वाले और टीवी वाले इतने तेज होते हैं कि वो खबर ले आते हैं, तो ये व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि उनकी खबरें लीक होती हैं। दूसरी तरफ अब मुझे एक बात आप जरा सच और साफ साफ बता दीजिए, दिल में कभी तमन्ना होती है वापस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की? मुझे मोदी जी ने मंत्री बना करके गंगा का काम सौंपा है और हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अब गंगा का काम तो मेरे लिए एक ऐसा काम है कि इसके पीछे तो इंद्रदेव भी नीचे उतर के कहेंगे कि गंगा का काम छोड़ के हमारे आसन पर बैठ जाओ, तो मैं कहूंगी सॉरी, थैंक यू। जी, गंगा के काम पर भी मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में उमा भारती पर इल्जामात सवालात का एक और दौर। हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छे अच्छे कपड़े पहने, राहुल के पास नहीं हो तो एक आदमी सिलवा के भिजवा दीजिए। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं केंद्रीय मंत्री उमा भारती से। आपकी अदालत में अगला सवाल। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री उमा भारती पर इल्जाम है कि इन्होंने हालात से समझौता कर लिया। उमा जी, एक जमाना था आप भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ बोलती थी, खुलकर बोलती थी।
अब आपकी सरकार के मंत्रियों पर, आपकी पार्टी के मुख्यमंत्रियों पर हर रोज इल्जाम लगते हैं और आप कहती हैं मैं चुप रहूंगी। अभी तक जितने मुझे याद आ रहे हैं, जिसमें से मैं एक एक करके बता सकती हूँ। मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ। हाँ, पूछ लीजिए। जैसे सुषमा स्वराज के बारे में कहा गया कि ललित मोदी का केस रेकमेंड किया उन्होंने, उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए रिकमेंडेशन किया, और ऐसे ललित मोदी पर जिन पर गंभीर आरोप हैं, हर रोज कांग्रेस पार्टी सुषमा स्वराज का इस्तीफा मांगते रही, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। अभी तक सुषमा स्वराज की संलग्नता ललित मोदी के पैसे कमाने के धंधे में नहीं मिली है। इतना ही मिला है कि उनने एक मानवीय संवेदना के आधार पर उनको पुर्तगाल जाने की अनुमति दे दी। तो इसमें मुझे ये नहीं लगता है कि हम सुषमा को इसमें इसके आधार पर हम भ्रष्ट कह सकते हैं। कांग्रेस ने यह कहा कि सुषमा के पति ललित मोदी के दोस्त हैं, उनके वकील रहे हैं, ललित मोदी ने उनको जॉब का भी ऑफर किया, तो कहीं कुट प्रोको है, कहीं कोई संबंध है। तो फिर तो राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा की घरवाली, वो सब उसके साथ दिखे हैं ललित मोदी के साथ। सारी तो दिखे। और वसुंधरा राजे सिंधिया? वसुंधरा राजे के तो परिवार की सदस्य की तरह हूँ मैं। आपको पता होगा कि राजमाता सिंधिया जी के परिवार की मैं तीसरी राजकुमारी थी एक प्रकार से, बचपन से ही। मोदी और सिंधिया, ललित मोदी का घराना गुजरमल मोदी के समय से आपसी संबंध है इनके। इसमें उन्हें किले का तक मसला उठा दिया कांग्रेस के लोगों ने, धौलपुर के किले का। इसी से साबित हो रहा है कि कितना बायस ढोके कर रहे हैं। तो पुराने इनके अपने संबंध हैं और परंपरागत पीढ़ियों से इनके संबंध चले आ रहे हैं। बेटे ने कंपनी बनाई जिसमें ललित मोदी ने इन्वेस्ट किया, दोनों ने मिलकर उस पैलेस को होटल में तब्दील किया, तो कहीं ना कहीं लेन देन तो है। लेकिन अभी कांग्रेस ने जितने डॉक्यूमेंट दिए हैं उससे ये साबित हो गया है कि वो भ्रष्टाचार प्रमाणित कम करना चाहते हैं। वो जबरदस्ती ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि हम लोगों ने गलतियां की हैं, गलतियां हुई हैं। उस चक्कर में उनने ऐसा कूड़ा इकट्ठा कर दिया है कि अंत में कांग्रेस को ही लेने के देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार प्रमाणित होगा तब ना कार्रवाई होगी। और मैंने आपको कहा कि मैं जानती हूँ इस बात को कि मोदी का संबंध, जो राय बहादुर गुजरमल मोदी रहे, उनके समय से लेके आज तक उनके आपस के संबंध हैं। इसमें भ्रष्टाचार प्रमाणित हो तब ना हम उनको भ्रष्ट कहें। मैं दुष्यंत को इसलिए चोर कह दूं क्योंकि 6 लाख करोड़ की चोरी जिस राहुल गांधी की पार्टी ने करी है, और अभी हमको वो उंगली टैटुआ में डाल के निकालना है वो 6 लाख करोड़ जो हुए हैं, उनको वो हमें चोर कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वो क्यों खाने दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान को, क्यों खाने दे रहे हैं वसुंधरा को? शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। वसुंधरा के पीढ़ियों दर पीढ़ी मोदी से संबंध रहे हैं। सुषमा स्वराज जी ने एक मानवीय आधार पर किया। अभी खाने की और खिलाने की बात तो कहीं सामने आई नहीं, मुझे तो कुछ और लग रहा है। और मैं पूरे समय देख रही हूँ, पूरे 1 साल से राहुल गांधी के मन में, कांग्रेस के नेताओं के मन में, कुछ वामपंथी नेताओं के मन में इस बात की बहुत जलन है कि इस देश में एक आदमी ऐसा पैदा हो गया है जो गरीब घर में पैदा हुआ है, जो अच्छे कपड़े पहनता है, पहले कभी इसके घर में चाय बेच करके बड़ा हुआ है, आज अच्छे कपड़े पहनने लगा है, पूरी दुनिया में इसका सम्मान है, ये अपनी क्लियर मेजॉरिटी से भारत का प्रधानमंत्री बन गया है। मुझे लगता है कि ये जिस चीज़ को खाने के बाद छोड़ो, जिसको पचा नहीं पा रहे हैं, वो है नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। उसको नहीं पचा। आप कह रही गरीब घर में पैदा हुआ, उनका तो आरोप ये है कि ये गरीबों का ध्यान नहीं रखते, ये बड़े उद्योगपतियों का ध्यान रखते हैं, ये सूट बूट की सरकार है। जब राहुल ने ऐसा कहा था तो मुझे सही में बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत दिल को चोट पहुंची थी, क्योंकि इनकी दादी ने कहा था गरीबी हटाओ, और इन्होंने भी गरीबी को हटाने के लिए बहुत अभियान चलाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी राजनीति इसमें चलेगी कि देश के लोग गरीब रहें, लोग चिथड़े पहने रहें, लोगों के पास खाने के लिए ना हो, लोगों के पास में ढंग के कपड़े ना हो, और ये दया करें लोगों को, और अठन्नी चबन्नी जैसे कटोरे में डाल देते हैं ऐसे ये डाल दिया करें। ऐसा ये देश को देखना चाहते हैं, और इसलिए सूट बूट पहनने का अधिकार, अच्छे घर में रहने का अधिकार, अच्छी गाड़ी में बैठने का अधिकार सिर्फ एक 15% सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास रहना चाहिए, बाकियों के पास में नहीं होना चाहिए। ये जो इनकी मानसिकता है, ये फ्यूडल माइंडसेट है कांग्रेस का, ये सामंतवादी सोच है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छे अच्छे कपड़े पहने, राहुल के पास नहीं हो तो एक आदमी सिलवा के भिजवा देंगे। लेकिन उमा जी, ये तो सही है कि नरेंद्र मोदी ने इन सब बातों पर कुछ नहीं बोला, बिल्कुल खामोश है। सानिया मिर्जा मैच जीतती है तो बधाई दे देते हैं, धोनी का बर्थडे होता है तो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर नहीं बोल रहे। इस देश में
इस देश में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि छोटी छोटी बातों से पार्लियामेंट रोकी गई हो और प्रधानमंत्री का जवाब मांगा गया हो। साध्वी प्राची ने कोई बयान दे दिया तो पार्लियामेंट रोक के प्रधानमंत्री का बयान मांगा गया। बजरंग दल के किसी नेता ने मथुरा में कोई बयान दे दिया तो मोदी जी को पार्लियामेंट रोक करके कहा गया कि इनको बोलना चाहिए। धर्मांतरण का मसला हुआ ही नहीं एक प्रकार से, क्योंकि धर्मांतरण अगर एक खतरनाक मसला होता इस देश में तो सबसे पहले मुसलमान और ईसाइयों के संगठन ये मांग करते कि देश में ऐसा कानून लाइए जो धर्मांतरण को रोके। उनने ऐसे कानून की मांग नहीं की। इसका मतलब है कि इस पर राजनीति करने वाले नेताओं को संकट था, इन कम्युनिटीज को संकट नहीं था, और इस पर भी जवाब मांगा गया मोदी से। उसका मुख्य कारण कुछ भी नहीं है। देखिए, इस देश में मैं सच बोलती हूँ, दिल से बोल रही हूँ आपकी अदालत में, ऐसा आदमी इस देश ने नहीं देखा। नेहरू जी जनता के लाडले थे, इंदिरा जी सख्त प्रशासक थी, राजीव जी में एक यूथफुलनेस थी, अटल जी में एक बड़प्पन था। इस आदमी के अंदर चारों चीजें मौजूद हैं। जो नेहरू जी को जो जनता का लाड़ दुलार मिला हुआ था वो इनको मिला है। इनकी एक सख्त प्रशासक की छवि है। अभी इनकी राजीव की उम्र में अंतर रहा होगा, लेकिन यूथफुलनेस है। और जो बड़प्पन था अटल जी में, पड़ोसी देशों के लिए विदेशी नीति के मामले में जो अटल जी हमेशा कहते थे कि पड़ोसी देश के साथ में अच्छा संबंध होगा तब ना आपकी दुनिया में जय जयकार होगी। और जब संकट आया कश्मीर में, आप याद करो, नवाज शरीफ ने अमेरिका में मसला उठाया कश्मीर का, और मोदी ने मसला उठाया बाढ़ का, और ये कहा कि तुमको जरूरत हो तो हम तुम्हारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये जो बड़प्पन है, ये चारों चीजों को मिलाकर के एक पैकेजिंग इस आदमी में जो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। उमा जी, मैं तो पूछ रहा हूँ कि वसुंधरा के सवाल पर, सुषमा के सवाल पर, शिवराज सिंह के सवाल पर बोले क्यों नहीं? नहीं, बोलने लायक बात होगी तब ना बोलेंगे। मुझे लगता है कि ये तो वो सवाल है। मुझे तो आज तक एक दुख रहेगा, मैं आज आपकी अदालत में बोल रही हूँ, जब राहुल गांधी ने फूड पार्क का मसला उठाया तो हमारी पार्टी के किसी मंत्री को नहीं बोलना चाहिए था। ये साध्वी निरंजन ज्योति फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की स्टेट मिनिस्टर हैं, और राहुल गांधी इसी लायक हैं कि साध्वी निरंजन ज्योति जो राज्य मंत्री हैं उनको जवाब देना चाहिए था राहुल गांधी की इस बात का। और उसी जवाब के बाद में राहुल गांधी फूल के कुप्पा हो गए। उनको लगने लगा कि मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ, और मुझे जीवन भर इस बात का पश्चाताप रहेगा कि उस दिन मैं ही क्यों नहीं पार्लियामेंट के अंदर ये व्यवस्था कर सकी कि कोई बड़ा मंत्री राहुल को जवाब ना दे, बल्कि फूड प्रोसेसिंग की जो मिनिस्टर है वही जवाब दें, अकेली हरसिमरत दें और निरंजन ज्योति दें। लेकिन अब तो कांग्रेस के लोगों को लग रहा है कि जब से छुट्टी करके राहुल गांधी आए हैं उनके अंदर कोई नई ऊर्जा आ गई है और वो पूरी पार्टी को कुछ का कुछ बना देंगे। राहुल की ऊर्जा मैंने एक बार और देखी है, जब, अगर आपको याद होगा, जब मनमोहन सिंह की कैबिनेट का एक फैसला उन्हें फाड़ के फेंक दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, याद है आप? और एक बार और मैंने राहुल की ऊर्जा देखी थी जब यूपी के चुनाव में समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र उन्होंने हाथ में लिया और कहा कि ये तो फाड़ देने के लायक है, उन्हें फाड़ के नीचे फेंक दिया। और जब वो चले गए तो लोगों ने वो चिंदियां उठाई, तो वो समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र था ही नहीं, वो राहुल गांधी की खुद की स्पीच का स्क्रिप्ट था वो। तो इसलिए राहुल गांधी की देश ने बहुत ऊर्जा देखी है, जब वो ऐसी बाहें चढ़ा के बोलने लग जाते हैं। बहुत देखी। आगे भी यही हाल होना है। जमानतें जब्त हुई, जहां जहां राहुल गए चुनाव पर, जहां जहां चरण पड़े राहुल के, तहतम बंटा ढार हुआ है। यही आगे भी यही होना है। जनता में से लोग सवाल पूछना चाहते हैं। जी हाँ, आप यहाँ थर्ड रो में। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपके और शिवराज जी के बीच में मतभेदों के बार बार खबरें आती रहती हैं, और सिर्फ जो व्यापम घोटाला चल रहा है उस पर सिर्फ आप और शिवराज जी ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो क्या ये सब सीट के लिए हो रहा है? शिवराज जी और मुझ में कोई मतभेद नहीं है। वो मेरे बड़े भाई हैं, हम भाई बहन की तरह हैं। अखबार कई बार लिखते रहते हैं और उसको चलाते ही रहते हैं, जबकि उसका कोई आधार नहीं होता है। हमारे और शिवराज जी के बीच में मतभेदों का कोई आधार नहीं है, तो मतभेद नहीं होगा। फिर दूसरी बात यह है कि जो सीबीआई का मसला है, शिवराज, अगर कांग्रेस को ये धोखा है कि उनकी वजह से शिवराज जी ने सीबीआई की घोषणा कर दी है, तो फिर ये तो दिल बहलाने के लिए गालिब का ख्याल है ये। क्योंकि शिवराज जी ने घोषणा कांग्रेस की वजह से नहीं की है, जन भावनाएं ऐसी हो गई थी कि लोगों को लगने लगा था कि मसला राज्य से बाहर का भी है। तो ऐसी स्थिति में एक राज्य की पुलिस ठीक से छानबीन नहीं कर पाएगी, और इसी को ग्राउंड मान करके शिवराज जी को लगा कि जन भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। शिवराज वो व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस के दबाव में आएगा, लेकिन शिवराज ऐसा व्यक्ति जरूर है जो जन भावनाओं को जरूर स्वीकार करता है, और इसी वजह से उन्होंने सीबीआई की जांच की घोषणा की है। मैंने जो बात की थी सीबीआई की जांच की, उसका कारण ये था कि शुरू में
जब मेरा नाम आया तो उसके साथ वो नाम आ गए जो नाम मेरे से संलग्न मिले ही नहीं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है। और दूसरा, कोर्ट में जाने से पहले प्रेस को चली गई। मैं सिर्फ ये 2 मुद्दों की बात कर रही थी, ना मेरा शिवराज पे भरोसा कम है, ना मेरा एसटीएफ पे भरोसा कम था जो जांच कर रही थी, ना एसआईटी पे, ना कोर्ट पर। मेरा भरोसा किसी पे भी कम नहीं था। ये बातों को लेकर के ऐसा घुमा देते हैं। अगर आपकी अदालत में मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं, आप बुरा ना माने, हम लोग को एक प्रॉब्लम हो गई है नेताओं को। ये जो कन्या प्रश्न कर रही है तो मैं उत्तर दे सकती हूँ। वो ये है कि ऐसी छवि बना दी है नेताओं की, मजाक का पात्र हमें बनाएंगे, झूठा हमें बनाएंगे, चोर हमें बनाएंगे, और देश भी हमसे ही चलवाना है। अच्छा नहीं। और दूसरी बात भी मुझे कहनी है, कुछ चीजें हैं जिनके अगर नेताओं के प्रति हम ये मानते हैं कि नेताओं को देश को चलाना है और देश नेताओं से प्रभावित हो जाता है, उनकी नीतियों से, तो मीडिया को भी ये समझना पड़ेगा कि मीडिया एक व्यवसाय नहीं है, देश की विचार को, सोच को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा तंत्र है। इसलिए देश का सोच और विचार कैसा हो, इसमें भी मीडिया का बहुत प्रभावी रोल होता है। तो उनको भी अपने रोल के प्रति उतना ही सतर्क होना होगा। हम तो आप लोगों को कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, हम कुछ भी बोल देंगे तो ऐसी मुश्किल आ जाती है। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ, हम आह भी भरेंगे तो हो जाएंगे बदनाम, और आप कत्ल भी करेंगे तो चर्चा नहीं होगी। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मीडिया के ज्यादातर लोग, उन पे मन में जिम्मेदारी का एहसास है समाज के प्रति, देश के प्रति, और नेताओं की आलोचना करना, उनके बारे में जनता को बताना, उन पर सवाल खड़े करना इसलिए होता है कि नेता भी अलर्ट रहे, सावधान रहे, कहीं कोई बेईमानी ना करे, जनता के पैसे की चोरी ना करे। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि बिना तस्दीक किए अगर कोई बात कही है और उस व्यक्ति के बारे में कही है जो एक महत्वपूर्ण जगह पर बैठा हुआ है, तो मैं ये चाहूँगी, यहाँ आपकी अदालत में और जनता की अदालत है और आपकी अदालत है, और सही में मैं कम बोल रही हूँ आजकल, और इसलिए मैं अभी ये बात कहूँगी कि ऐसा तो सोचना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं हम उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, बिना प्रामाणिकता के ना बोलें, क्योंकि उसको देश चलाना है, उसको नीतियां बनानी है। और अगर उसको नेता की जगह पर जोकर बना देंगे लोगों की नज़रों में, तो वो जो भी बात कहेगा उसकी भी गंभीरता खत्म हो जाएगी। तो मैं मीडिया को गैर जिम्मेवार नहीं बोल रही, मैं उल्टा बोल रही हूँ कि मीडिया तो देश के सोच को बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखने वाला सबसे बड़ा रास्ता है, नेताओं से भी बड़ा है। और इसकी गंभीरता को उनको समझ के चलना पड़ेगा जब वो किसी नेता के बारे में कुछ बोल रहे होते हैं या उसको डील कर रहे होते हैं। मैं इतना ही बोल रही हूँ, और मैं जरूर बोलूंगी, 1000 बार कहूंगी, मैं मीडिया से बिल्कुल नहीं डरने वाली। नहीं, डराने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी बहुत सारे इल्जाम हैं, लंबी फहरिस्त है। हम एक ब्रेक रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में उमा भारती पर इल्जाम सवाल का एक करता हूँ। मैं नेताओं को अपील करूंगी, मैं मीडिया को अपील करूंगी, मैं ब्यूरोक्रेसी को अपील करूंगी, क्योंकि ये 3 बड़े महत्वपूर्ण विंग हैं कि मजे लेने के लिए नैनीताल जाइए, कृपया देश के साथ खिलवाड़ मत करिए। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं भारत सरकार की मंत्री उमा भारती पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री उमा भारती पर आरोप है कि ये डरपोक हैं। उमा जी, पहले आप ऐसी नहीं थी। एक जमाना था कि आप बड़े बड़ों से टकरा जाती थी, सबके सामने आपने कैमरों के सामने उस समय के लौह पुरुष लालकृष्ण आडवाणी को चुनौती दे दी थी। लेकिन अब लोग कहते हैं कि मोदी के सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती, उमा भारती की भी नहीं होती। ये सच है कि मुझ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और उस परिवर्तन के लिए मैं इसको कॉम्प्लीमेंट मानूंगी जो आपने अभी कहा है। इट इज़ नॉट स्केयर्ड, इट इज़ दैट कि आई स्पीक लिटिल, कम बोल रही हूँ। उसका कारण है कि मेरे को एक बड़ी संतुष्टि हुई है, और मुझे लगता है जो मेरी बात सुनेगा उसको एहसास होगा। जिस दिन मैं रिजल्ट सुन रही थी कि हम 275 का आंकड़ा पार कर गए, तो मेरी आंखों से अपने आप आंसू गिरने लगे थे। 1000 साल की जलालत झेलने के बाद हमको वो दिन देखने को मिला जब हमारी अपनी मेजॉरिटी से हमारे देश में सरकार बनी है, और ये मेरे लिए ऐसा संतोष वाला क्षण था। और जब मैं मंत्री बनी तो मैंने खुद उनसे एक दिन पहले मांगा कि मुझे गंगा चाहिए, तो उनने मेरे को, जबकि गंगा पीएम के पास थी, मनमोहन सिंह जी के पास थी, उन्होंने मेरे को गंगा दी। तो पहले मैं फायर ब्रांड थी, अब मैं वाटर ब्रांड हो गई हूँ, तो शांत हो गई। लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का रवैया तानाशाह की तरह का है।
ये सही है कि हम लोग एक ब्यूरोक्रेसी भी और नेता लोग भी एक ऐसी आदत के मतलब अभ्यस्त हो गए थे, नियम तोड़ देना, नियमों का ध्यान नहीं रखना, कुछ भी भूल कर देना, लापरवाही कर देना। पहली बार एक ऐसा व्यक्ति आया है जो अनुशासन लागू कर रहा है। मैं आपको अपना बता रही हूँ, मेरे पास में जब मैं अमेरिका गई पहली बार 78 में, तो मेरे पास में प्रोविजनल इंटरनेशनल लाइसेंस था उस समय पे। तो मैं अमेरिका में, मुझे ड्राइविंग का शौक़ रहा है आपको पता है, तो मैं गाड़ी अमेरिका में भी चलाना चाहती थी। भारत में नियम नहीं है ट्रैफिक का, उस समय तो बिल्कुल ही नहीं था, तो मैं बिल्कुल छुट्टा गाड़ी चलाने की आदी थी। अब वो अमेरिका में तो पूरे नियम थे, मैं तो घबरा गई। तो वो घबराहट मेरी गलती थी, नियम की गलती नहीं थी। मोदी ने नियम लागू कर दिए हैं हमारे लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, तो हम उन नियमों का पालन करने में हड़बड़ा गए हैं। तो असल में हम अनुशासन को सख्ती मान रहे हैं। ये अनुशासन है मोदी का, ये मानना पड़ेगा, नेताओं को मानना पड़ेगा, मंत्रियों को मानना पड़ेगा, सांसदों को मानना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट्स को मानना पड़ेगा, और मोदी मनवा करके रहेंगे। और हम लोग घबरा इसलिए रहे हैं क्योंकि हम अनुशासन के अभ्यस्त नहीं रहे हैं। अब ये अनुशासन है कि आडवाणी जी के पास कुछ काम ही नहीं है? पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता हैं। आप आडवाणी जी के घर जाइए, पूरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है, पार्लियामेंट में पूरे समय बैठते हैं, बस बैठ के किताब पढ़े। नहीं, मैं आपने कहा ना कि काम नहीं है, आपने काम की बात कही ना कि काम नहीं है, तो काम का मतलब ये थोड़े होता है कि आदमी कुदाड़ी फावड़ाई चलाता हुआ नजर आवे। आदमी अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहा हो। अब मैं आपको आडवाणी जी के बारे में बताती हूँ। आडवाणी जी मुझे हमेशा कहते थे, क्योंकि आपको पता है मैं उनके बहुत नज़दीक रही हूँ, उनकी बेटी प्रतिभा के अलावा कोई उनसे दिल की बात करता था किसी से तो वो मुझसे करते थे। तो मुझे हमेशा बोलते थे कि उमा, मेरे को बड़ी इच्छा होती है कि कभी शांति से बैठने को मिले, मैं ब्रेड पर मक्खन लगाऊं, आराम से खाऊं और अखबार और किताब पढूं। तो इसलिए वो भी एक काम है, उनकी इच्छा थी, वो आनंद से रह रहे हैं। मोदी जी के लिए उनको बहुत, मेरे ख्याल से बहुत खुश हो रहे होंगे। उन्हीं का लगाया हुआ एक अंकुर था जो आज विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर गया। मेरे हिसाब से तो वो शादियां अटेंड करते हैं, मुंडन अटेंड करते हैं या फ्यूनरल में जाते हैं। मुझे लग रहा है कि ये हम लोगों को आडवाणी जी से सीखना पड़ेगा कि इतनी उम्र में भी इतनी ऊर्जा है, दूसरों के बारे में इतना कंसर्न है, और हम निश्चित रूप से ये बातें सीखेंगे। मैं कई बार ये चीज़ें मिस कर देती हूँ, अब ध्यान रखूंगी। मैं भी मुंडन में जाऊंगी और कौन कौन शादी में जाऊंगी और फ्यूनरल में भी जाऊंगी। आई लर्न दिस। राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी में एक ही व्यक्ति का राज है, एक ही व्यक्ति की चलती है, और एक ही व्यक्ति सोचता है उसको सब कुछ मालूम है, किसी और की कहीं कोई जगह नहीं है उस पार्टी में। कैबिनेट में हम लोगों को अपनी पूरी बात कहने की आज़ादी, हाँ, वो कागज फाड़ देने की आज़ादी नहीं है जो राहुल के समय पे थी। राहुल और सोनिया को अभ्यास इसका है कि उनने बटन दबाया, मनमोहन का मुंह खुला, उनने बटन बंद किया, मनमोहन का मुंह बंद हुआ। तो उनको ये लग रहा है कि ये कोई तरीका है कि प्रधानमंत्री अपने दिमाग से काम कर रहा है, क्योंकि इसके पहले प्रधानमंत्री को कहा गया था कि यह तो दिमाग चलाना नहीं है। नहीं तो मनमोहन सिंह बहुत अच्छे आदमी थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, वित्त की समझ रखते थे, लेकिन पूरा कंट्रोल तो जनपद से चल रहा था, कौन सा 10 जनपद से चल रहा था। अब सिस्टम वैसा नहीं है, जैसे हम लोग मोदी के डिसिप्लिन के आदी नहीं थे, और अब हमें मतलब किसी भी डिसिप्लिन के आदी नहीं थे, छुट्टा घोड़ा थे हम लोग, अब हमें मोदी डिसिप्लिन कर रहे हैं। इसी प्रकार से राहुल और सोनिया अवाक हैं, फटी आंखों से देख रहे हैं कि ऐसी भी सरकार होती है जिसमें प्रधानमंत्री अपना दिमाग चला रहा है, नहीं तो उनके दिमाग से प्रधानमंत्री को चलना पड़ता था, इसलिए वो सकते नहीं। लेकिन सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं, अरुण शौरी जैसे लोग जो कि वेल विशर रहे भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी के, उन्होंने कहा कि बीजेपी में सिर्फ त्रिमूर्ति की चलती है, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली और अमित शाह, इन तीनों के हाथ में पार्टी भी है, सरकार भी है। अरुण जेटली वित्त मंत्री हैं। जैसा वित्त मंत्री, मैं करीब 25 साल से तो मैं ही संसदीय राजनीति से जुड़ी हुई हूँ। जब वो बोलते हैं तो मैंने देखा है कि कांग्रेस के लोग उनसे सहमत होते हैं मजबूरी में। जिस तरह से अरुण जेटली पूरी वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था को प्रस्तुत करते हैं, ऐसा वित्त मंत्री हमने नहीं देखा। अमित शाह की सूझबूझ के हमारी पार्टी में नहीं, सारी पार्टियों में लोग कायल हैं, और मोदी का कायल पूरी दुनिया है। इस त्रिमूर्ति की नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी? इसकी जरूर चलनी चाहिए, इस त्रिमूर्ति की, इसी की चलनी चाहिए और आगे भी चलनी चाहिए। हम पूरी तरह, ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। आपको इस पर आपत्ति नहीं है कि बाकी लोगों की न चले? ऐसा है ही नहीं कि नहीं चलती। संगठन में अमित शाह हमसे बात करते हैं, कैबिनेट में हम लोग अपनी बात कहते हैं। कई बार अगर हम किसी बात पर, कैबिनेट की बातें बाहर नहीं आ सकती, लेकिन मान लीजिए कई बार हमने कोई ऐसी बात कह दी
कि ये बात ठीक नहीं है तो हमारी बात मान ली जाती है। हाँ, ये है कि बाहर हम लोग लड़ते झगड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हम मोदी जी के अनुशासन के साथ में बंधे हुए हैं, अमित जी के अनुशासन के साथ में बंधे हुए हैं। ये चीज़ लोगों की असली बात तो कुछ और है। इतनी जलन है इनके दिल में, कांग्रेसियों के दिल में, इनका दिल फड़फड़ा रहा है बिल्कुल, क्योंकि इनने ऐसा सोचा ही नहीं था कि इस देश में 68 साल में कोई एक ऐसा आदमी उदित होकर के खड़ा हो जाएगा जिसकी पूरी दुनिया में इतनी जय जयकार हो जाएगी, जो भारत की सारी व्यवस्थाओं को बदल के रख देगा। और मैं तो ये कहूँगी कि अभी मोदी जी को 3 बार और प्रधानमंत्री बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2-3 साल तो इनने जो गड्ढे कर दिए थे उन गड्ढों को भरने में ही लग जाना है हम लोगों को, गड्ढों को पूरने में अभी बहुत टाइम लगना है। उमा जी, आज इतनी आप तारीफ कर रही हैं, 2007 का स्टेटमेंट आपका मैंने देखा। हाँ, हमको मालूम, बोलो। आपने कहा कि आपने कहा कि मोदी विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष हैं। अब मैं यही बोलूंगी जो मैं, आपको लग रहा होगा मैं तो मीडिया की बड़ी अच्छी मित्र मानी गई हूँ, कि मीडिया कितना अनफेयर होता है। ये बात जब मैंने बोली तब मैं भारतीय जनशक्ति में थी। मैं उसके बाद में रोड से चली, रजत जी, मैं रोड से चली, राजकोट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं रोड से चली और मैं बड़ौदा तक आई, और आप यकीन करो मैं 1 घंटे में 100 किलोमीटर से ज़्यादा पहुंच गई। तो मैंने तुरंत वहां से घोषणा की कि मैंने गलत बोला है, यहाँ तो बहुत अच्छा काम हो गया और हम अपने उम्मीदवार वापस लेते हैं। ये भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोला, लेकिन यूट्यूब पे पूरे चुनाव में इसको दिखाते रहे और उसके बाद की जो बात मैंने कही वो नहीं दिखाई। मजा तो यही दिखाने का है, उसका दूसरे का क्या है। मैं नेताओं को अपील करूंगी, मैं मीडिया को अपील करूंगी, मैं ब्यूरोक्रेसी को अपील करूंगी, क्योंकि ये 3 बड़े महत्वपूर्ण विंग हैं, कि मजे लेने के लिए नैनीताल जाइए, कृपया देश के साथ खिलवाड़ मत करिए। जनता से पूछते जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। जी आप यहाँ 3rd रो में। हाँ मैम, अभी आपने ये कहा कि जो यूपीए सरकार थी वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इन्फ्लुएंस से चलती थी, जो हमारे माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने अभी मनरेगा को 15% जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, उसको मनरेगा के थ्रू हुआ है, एंड वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्या बोलते हैं स्कीम्स को बोला गया है। और 10 साल से 2014 या 4 तक हमारा ये था कि जो इंडिया हैज़ नाउ बिकम 2nd ट्रू ट्रिलियन इकोनॉमी। तो सर मैम, ये सब कुछ मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ, तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि उनके अगर इन्फ्लुएंस भी है तो ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ही है ना सोनिया गांधी और राहुल गांधी का, कि हमें वर्ल्ड स्टेज पे इतनी अच्छी रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है। मैंने पहले ही कहा कि मनमोहन सिंह जी हमारे देश के बहुत बुद्धिमान वित्त मंत्रियों में से एक रहे और फिर वो प्रधानमंत्री बने, और ख़ास करके जब बहुत ही क्रांतिकारी वित्तीय निर्णय लिए गए तो मनमोहन सिंह उस समय पर हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे और उनकी रेपुटेशन पूरी दुनिया में है। मैंने पहले भी कहा कि मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मनरेगा मनमोहन सिंह जी की अपनी योजना रही होगी। जो मैंने इन्फ्लुएंस की बात कही कि 6 लाख करोड़ के घोटाले हुए, लेकिन कांग्रेस के एक भी नेता पर कार्रवाई नहीं हुई, उनने अपने एलाइज पर ही कार्रवाई की। यहाँ है जहाँ इन्फ्लुएंस काम करता था। क्वात्रोची भाग गया, उसका बैंक अकाउंट जो फ्रीज था वो खोल दिया गया। ये कैसे हो सकता है जब तक कि ये सारी जानकारियां ना हो। तो कुछ ऐसे मसले थे भ्रष्टाचार से संबंधित। अब बताइए, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैनू पता ही नहीं की हो गया। बताइए। और मुझे पता है कि मनमोहन सिंह झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच्ची में उनको पता ही नहीं था की हो गया, उनको खुद ही नहीं पता था, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही थी जिसमें राहुल और सोनिया सीधे मंत्रियों को निर्देश दे रहे थे। वो मंत्री लोग काम कर रहे थे, मनमोहन सिंह उनसे पूछ नहीं सकते थे। मनमोहन सिंह को डांट पड़ती होगी कि क्यों तुमने पूछ क्यों लिया। तो इसलिए जो बहन बोल रही है बिल्कुल ठीक बोल रही। मनमोहन सिंह बहुत बुद्धिमान वित्त मंत्री रहे और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वो और अच्छे हो सकते थे अगर वो राहुल और सोनिया की रंगत से बचे रहे होते। तो मैं ये बोल रही हूँ। उमा जी, अभी तो है मनमोहन सिंह जी, उनकी बुद्धिमत्ता की और उनकी जो इंटेलिजेंस है उसकी कुछ सलाह का फायदा ये सरकार भी उठा ले। अगर मनमोहन सिंह जी अपनी सलाह देना चाहेंगे, मैंने सुना है कि मोदी जी वहाँ, देखिए मोदी जी का बड़प्पन का मैं उसी में उदाहरण दूंगी जो आप बोल रहे थे। जब आपने कहा ना 2007 का मेरे पास है, मैं समझ गई थी आप वही दिखाने वाले हो, गुजरात वाला, ठीक है, वही बोलने वाले हो। उसी में उसका एंड देखिए आप क्या होता है। पूरे चुनाव में कांग्रेस अपनी प्रचार में उसको यूज करती रही कि उमा भारती ने कहा, और दूसरा वाला पार्ट दिखाया नहीं, जबकि इलेक्शन कमीशन के नियम का वायलेशन है कि अगर व्यक्ति ने उस बात का खंडन किया है बाद में तो खंडन भी दिखाइए। उन्हें वो नहीं दिखाया।
मैंने सोचा था कि मोदी जी तो मुझे कभी मंत्री बना ही नहीं सकते, जब पूरे चुनाव में मेरे इसी स्टेटमेंट के द्वारा उनको इतना डैमेज करने की कोशिश की गई। लेकिन मोदी ने मुझे 25 तारीख को बुलाया, कहा उमाबेन मैं तुमको मंत्री बनाऊंगा, कैबिनेट मंत्री बनाऊंगा, तुम्हारा बहुत सम्मान करूंगा। मैंने कहा भाई मुझको गंगा चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, गंगा मैं अपने पास रखना चाहता था, लेकिन अब तुम्हारा मन है तो मैं तुमको गंगा दूंगा। जो आदमी इतना बड़प्पन रखता है, मैंने सुना है वो मनमोहन सिंह जी को मिलने के लिए भी गए। आगे अगर ऐसा लगता है आपको कि मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए या प्रधानमंत्री जी को मनमोहन सिंह जी से मिलना चाहिए, तो मैं राज्यसभा में इसका अरेंजमेंट कर लूंगी। अभी जब पार्लियामेंट लगेगी वहीं मनमोहन सिंह जी भी होंगे, प्रधानमंत्री जी भी होंगे। आप बता दो, हम उनका हाथ पकड़ के ले आएंगे, मिलाएंगे उनको। एक और ब्रेक के लिए उमा जी हमें रुकना है, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में उमा भारती पर इल्जाम सवालात का एक और दौर। उमा जी ये तय करते हैं कि 4 साल बाद मैं आपको आपकी अदालत में बुलाऊंगा, सिर्फ गंगा पर 4 साल बाद नहीं, 2015 जुलाई में हम बैठे हैं, आप 2018 जुलाई में मुझे बुलाइएगा, या तो मरूंगी या गंगा को निर्मल करके रहूंगी। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान है उमा भारती। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री उमा भारती पर आरोप है कि ये झूठे सपने दिखाती हैं। देखिए, आप बार बार गंगा की बात कर रही हैं। 29 साल में गंगा की सफाई के लिए उमा जी 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन गंगा और ज्यादा गंदी हो गई। और अब आप कह रही हैं कि गंगा को साफ कर देंगे, गंगा को अविरल कर देंगे। सपना नहीं है ये? नहीं, सपना तो हकीकत में बदल गया और सपने का कैबिनेट में अप्रूवल हो गया। तो अब आप जग जाइए, क्योंकि ईएफसी हुई, ईएफसी के बाद कैबिनेट में अप्रूवल हुआ। पहले हमको वित्त मंत्री ने 2100 करोड़ दिए, फिर अगले बजट आते आते 2700 करोड़ दिए, और जब कैबिनेट में हमारा प्रपोजल गया तो 2000 करोड़ दिए। और प्रधानमंत्री ने 2 और व्यवस्थाएं कर दी। जब मैंने उनको कहा कि राज्य अगर इसमें अंश राशि नहीं दे पाएंगे तो स्कीम फिर रुकेगी, तो उन्होंने उसको पूरी तरह से 100% फंडिंग का कर दिया। फिर कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक टीम बना दी, ताकि राज्यों के साथ में पूरा, चीफ सेक्रेटरीज के साथ में पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन बना रहे। अब सपनों को हकीकत में बदलने का समय आ गया है। गंगा हम आपको 3 साल में निर्मलता का पहला फेज, और पहला फेज तो मैं अगले साल अक्टूबर तक दिखा दूंगी, और टोटल निर्मलता का हम फेज जो है वो 3 से 4 साल में, निर्मलता और अविरलता 4 से 7 साल में, और अविरलता और निर्मलता की निरंतरता 10 साल में हम दिखाएंगे। हम तय किए हैं, मैंने खुद तय किया है। उसमें प्रधानमंत्री जी ने हमको जो पैसे दिए हैं वो हमको 4 साल में खर्च करने, 29 साल में 3000 करोड़, 4 साल में 20,000 करोड़, और हमें उनको खर्च करके दिखाना है ये 20,000 करोड़ अविरलता के लिए, निर्मलता के लिए, गंगा के लिए और गंगा की सहयोगी नदियों के लिए। और मेरी हालत तो ये है, मैं आपको बताऊं कि मेरे शरीर में अब खून नहीं बहता, गंगा बहने लगी है। बस मुझे ये लगता है कि हम किसी ना किसी तरीके से मैं गंगा की एक और साइड आपको बताऊं कि गंगा एक धार्मिक नदी मात्र नहीं है, क्योंकि लोग आस्था रखते हैं गंगा पे। गंगा पे 50 करोड़ लोगों का जीवन आश्रित है। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, इस देश के 2 सबसे बड़े राज्य हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश। उनके जीवन की इतनी प्रकार की आजीविकाएं प्रभावित हैं गंगा से। इसलिए गंगा को बचाना तो देश के भविष्य को, रोटी और रोजगार को बचाना भी। लेकिन आपने जो भी काम किया है उसकी समीक्षा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने की, वो भी आपकी पार्टी के बहुत बड़े स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कई खामियां हैं, और जिस तरीके से उमा भारती कर रही हैं उस तरीके से गंगा की सफाई नहीं हो सकती। मैं उनको मिलने गई उसके बाद, और मैंने उनको कहा कि मैं उनको बाबा कहती हूँ। मैंने कहा बाबा बताओ कहाँ कमी है। उन्होंने कहा खुश रहो, आशीर्वाद सब बहुत अच्छा है। बता। अब देखिए, आपको कहने से शायद डरते होंगे, ये देखिए, आप तो कहते मैं डरती हूँ। उन्होंने कहा नमामि गंगे से 50 साल में भी साफ नहीं होगी गंगा। हाँ, इसके बारे में मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अविरलता के लिए कह रहा था कि अविरलता आएगी तब निर्मलता होगी। तो जब मैंने उनको बताया कि बाबा हम अविरलता का भी प्रोविजन कर रहे हैं, और हमने बताया कि ये प्रोविजन है और इसमें आपको कोई खामी लगे तो बताओ, तो वो सुन के प्रसन्न हुए, मुझे आशीर्वाद दिया, कहा जाओ तुम सफल हो। उन्होंने तो ये कहा कि नितिन गडकरी कह रहे हैं, आप तो जाके इंटरव्यू करो उनका, बुलाओ ना अदालत में यहाँ पर। मैं बुलाऊंगा, लेकिन पहले आज तो आपकी तो बारी पूरी कर लूं मैं। तो वो कह रहे हैं कि नितिन गडकरी कह रहे हैं जहाज चला देंगे गंगा में, वो कह रहे हैं इसमें तो नाव भी नहीं चल पाएगी। ये वो गंगा है
जो 29 साल में प्रयास करने पे भी ठीक नहीं हो पाई। राजीव गांधी जी के समय से प्रयास शुरू हुआ और मैं इस आपकी अदालत में झूठ क्यों बोलूं? जनता की अदालत है, ये भगवान की अदालत है और कानून की अदालत भी भगवान की अदालत होती है। मैं आपको बताऊं 29 साल में जो प्रयोग हुए राजीव गांधी जी के समय पे और मनमोहन सिंह जी के समय पर, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि उनके इरादों में खोट थी। उनके इरादों में बिल्कुल खोट नहीं थी। राजीव की भी इच्छा रही होगी, मनमोहन सिंह जी के समय पे गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनी इसलिए उनका जिक्र कर रही हूँ, उनकी भी रही होगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जब समय आता था उसको वो नहीं कर पाती थी। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने गंगा का अलग मंत्रालय बनाया, उसको अलग फंडिंग की डिफिकल्टी को समझा कि अगर राज्यों के साथ मिलकर काम करना है तो हो नहीं पाएगा, इसलिए 100% फंडिंग कर दो, 20,000 करोड़ दिए और कैबिनेट में उसका अप्रूवल किया। ये पहला प्रयास है और मैं आज कह सकती हूँ कि भागीरथ के बाद अब गंगा के लिए कोई काम कर पाएगा तो सिर्फ नरेंद्र मोदी कर पाएगा और कोई नहीं कर पाया, और आगे भी ये काम कोई कर नहीं सकता मोदी के अलावा। जो होना है वो अभी होना है मोदी के समय पर। इस साल जो 6,000 करोड़ रुपए मिले थे उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। इसमें कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि जो नमामि गंगे है उसका अप्रूवल 14 मई को हुआ है और ये 100% फंडिंग का है रजत जी। और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मोदी ने मुझे यहाँ बिठाया हुआ है। जैसी गंगा निर्मल होगी इसी तरह से हमारा मंत्रालय भी निर्मल होगा। एक चवन्नी भी नीचे पड़ेगी तो नाक से पकड़ के, जीभ से पकड़ के उठाऊंगी उसको, बेमतलब का खर्चा नहीं होने दूंगी। इसलिए नमामि गंगे फंड तो अभी रिलीज ही नहीं हुआ। और NMCG से हम करीब, एक है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो पहले से काम कर रहा है, उससे तो हम 300-400 करोड़ रिलीज कर चुके हैं इसी साल में। उद्योगों के गंदगी गंगा में जाती है, नाले गंगा में गिरते हैं, तो क्या आप कह रहे हैं कि ये सब ठीक हो जाएगा 3 साल में, 4 साल में? जो अभी तक गंगा की स्थिति है, हम गंगा पे फोकस हो गए हैं, जबकि मैं गंगा और यमुना की भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि दिल्ली में यमुना की हालत ख़राब है, मथुरा वृंदावन में यमुना की हालत ख़राब है, आगरा पर यमुना की हालत बहुत ख़राब है, बाद में वो गंगा में मिल जाती है। फिर गंगा में अभी तक 16 से 19 गाँव की गंदगी जारी, 118 बड़े नगरों की गंदगी जारी और 764 इंडस्ट्रीज़ की गंदगी जारी है। अब अभी तक की जो कार्य योजना जिसमें कि आप लोग को नाराज़गी रहती है कि डिले कर रही है, वो इसलिए क्योंकि 1 साल हमने यही प्लान किया है कि हम किस तरह से एक साथ ये पूरा काम कर सकते हैं। इसमें कितनी प्रकार की टेक्नोलॉजी हमको उपयोग करनी पड़ेगी, इसमें हमें किस किस का सहयोग लेना पड़ेगा। मैंने इसके लिए सारे राज्यों का दौरा किया है, चीफ सेक्रेटरीज के साथ बैठ करके हमारे सेक्रेटरी की एक टीम हमने बनाई है। हमने इसी प्रकार से केंद्र में भी एक पूरी की पूरी टीम बनी हुई है, प्रधानमंत्री जी उसकी बैठक करते हैं। पूरी कार्य योजना जब तैयार हो जाती है, मैं आपको कह सकती हूँ कि रायन को, जो जर्मनी की रायन है, उसको ठीक होने में करीब मैंने सुना है 37 साल लगे थे, थेम्स को ठीक होने में 40 साल लगे थे। 29 साल में जो अभी नहीं हो पाया उसमें हमने एक सबक सीखा है कि गलतियां कहाँ छूट गई थी, क्योंकि करने वाले के इरादे तो नेक थे, फिर हो क्यों नहीं पाया था। उन गलतियों का सबक सीखने का परिणाम है, मुझे यकीन है कि मोदी ऐसा कर लेंगे कि लोग भारत में देखने के लिए आएंगे कि रायन को 30 साल लग गए, थेम्स को 40 साल लग गए और 10 साल में मोदी ने गंगा ठीक करके दे दी। ये हम कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास, हम कर रहे हैं इसको। लेकिन लोगों को शक है, जल पुरुष के नाम से जो राजेंद्र सिंह जी विख्यात हैं, उन्होंने कहा इस अभियान से सिर्फ ठेकेदारों को फायदा होगा। अब काम तो हमें देना पड़ेगा, आगे भी काम मुझे देना पड़ेगा और मैंने तय किया है कि मैं डरूंगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे गंगा के नाले बंद करवाने हैं, मुझे गंगा के किनारे पेड़ लगवाने हैं, मुझे गंगा की अविरलता को सुनिश्चित करना है, लीन पीरियड में भी गंगा की धारा टूटे ना, इस व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। और ऐसे कह देने से नहीं होगा, ये बताना पड़ेगा कि कहाँ गलत हुआ। अभी तो हमने ठेकेदारों को काम दिया ही नहीं है, तो उनने, राजेंद्र सिंह जी ने इमेजिनरी बोल दिया है, क्योंकि वो मुझे कई बार मिलते रहते हैं, वो मुझे खुद कुछ नहीं बोलते। अब वो अखबार में बोल देते हैं और मुझे नहीं बोलते, तो मैं उनको कहूँगी कि आप आइए मुझे ही बोल दीजिए, बात बताइए कहाँ गड़बड़ हुई है, क्योंकि जब फंड ही रिलीज नहीं हुए तो कौन सा ठेकेदार खा गया। तुम जी ये तय करते हैं कि 4 साल बाद मैं आपको आपकी अदालत में बुलाऊंगा, सिर्फ गंगा पर 4 साल बाद नहीं, 2015 जुलाई में हम बैठे हैं, आप 2018 जुलाई में मुझे बुलाइएगा, या तो मरूंगी या गंगा को निर्मल करके रहूंगी। माँ जी एक और ब्रेक के हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज, टाइम्स ऑफ इंडिया के डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर का फैसला आज के मुकदमे पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान है उमा भारती। उमा भारती से हमने पूछा उनकी सरकार पर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के बारे में, उनसे पूछा व्यापम घोटाले में आए उनके नाम के बारे में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में
और उमा भारती के प्रोजेक्ट नमामि गंगे के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज दिवाकर के फैसले का। उमा जी ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। एक सामान्य सामाजिक आर्थिक परिस्थिति और पृष्ठभूमि से आने के बावजूद वह राजनीति की अग्रिम पंक्ति में पहुंची। उनके नेतृत्व में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की मध्य प्रदेश में, और फिर एक ऐसा दौर भी आया जब उन्हें पार्टी छोड़ के बाहर जाना पड़ा। आज की इस कार्रवाई को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अपनी इस भूमिका में, यदि उसकी संज्ञा दी जाए, गंगा मंत्री की भूमिका में उमा जी जितनी संतुष्ट लग रही हैं उतनी शायद पहले कभी नहीं देखी गई, क्योंकि ये उनका निर्मल गंगा और अविरल गंगा का लक्ष्य जो है वो सिर्फ एक सरकारी मिशन नहीं है। जो लोग इनको पहले से जानते हैं, ये हमेशा उनके लिए एक निजी प्रतिबद्धता का सवाल रहा है। और ऐसा लगता है कि जो इनकी अक्सर लोग कमियां बताते हैं कि बहुत हठी हैं, जो जिद की ठान लेती हैं, बस अपनी करके रहती है, शायद वही तथाकथित कमी इनके लिए एक ताकत का स्रोत बनेगी और गंगा जो है वो सच हो पाएगी। अदालत इनको सारी शुभकामनाएं सहृदय देती है। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि उमा भारती की लीडरशिप में गंगा नदी वाकई में साफ होगी, दुनिया में सफाई का उदाहरण बनेगी, लोगों की जीविका का कारण बनेगी। हम आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। अगले सप्ताह से मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।